गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पसंद करने वालों का भी और ना पसंद करने वालों का भी, क्योंकि इसी बहाने हर कोई जानेगा सही और गलत को। आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की बहुत ही कम और संक्षिप्त में जरूरी बातों को करने के बाद। आज की कक्षा का मेन मकसद है कि जितने भी आर्टिकल है, इस कक्षा को आप लोग कब करेंगे मैं वो भी बता देता हूं। अधिकतर लाल लाली इस क्लास को जैसे ही पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं उसके पहले इसको कवर करना। जैसे मैं पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा इसके बाद, पर मैंने इस कक्षा को पहले इसलिए करने का प्रयास किया क्योंकि कई बार जब रिवीजन में मैं कहूंगा आर्टिकल 368 के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार, आर्टिकल 38 के अनुसार, 40 के अनुसार, तो आपके मन में एक पिक्चर बना रहना चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि लगभग 100 जरूरी आर्टिकल जो कि किसी न किसी भी एग्जाम में जरूरी होते हैं, वनडे का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, अगर भारत की किसी परीक्षा को देने का मन है और उसमें पॉलिटी पूछा जाने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि यह सबसे बेहतरीन क्लास होगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो संविधान को जानना चाहते हैं। मैं कुछ बेसिक बातों से पहले शुरुआत करूंगा और फिर हर आर्टिकल को आगे बढ़ते हुए हम देखते चलेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है आज के इस रोमांचक क्लास में, जिसमें अद्भुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम केवल 1-1.5 घंटे में ही, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में पूरे संविधान के हर पहलू को फिर से पलटने वाले हैं। एग्जाम रस ये हमारा एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर केवल और केवल हमारी कक्षाएं होती हैं। इसे यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर आरंभ है प्रचंड 1 और 11 की श्रृंखला चलेगी। मेरा माइंडसेट ये कह रहा है कि इस पर थ्योरी और इस पर प्रैक्टिस लगातार दोनों चैनलों पर काम करते चलेंगे। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस, थ्योरी फिर प्रैक्टिस। और आज जो कक्षा होगी लाल लालियो, आज जो 7:30 बजे वाली कक्षा होगी, इस पर प्रैक्टिस सेशन सुपर 30 क्वेश्चन हम अगले दिन अनअकैडमी स्पेशल क्लास में करेंगे। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल 12 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास के तहत, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए सुपर 30 क्वेश्चन इसमें हम तैयार करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है दोनों ही कक्षाओं में, आज और कल की रिवीजन की कक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपके नोटिफिकेशन की रिलीज हो चुका है। 712 सीट, 24 तारीख आखिरी डेट है। 10 मार्च से कई बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। एमके लाइव एक रिफर डिस्काउंट कोड है जिसको आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों के लिए। इंपल्स टेस्ट सीरीज करंट अफेयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और राइस टेस्ट सीरीज कंप्लीट जीएस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एमके लाइव यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा उस टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने के लिए। 2021 को टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग शुरू कर दिया गया है। कंप्लीट रिवीजन, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, पूरा फोकस सी सेट और रिवीजन पर होगा और 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हम इसमें कंडक्ट कराएंगे। करंट अफेयर जनवरी से मई का कवर किया जाएगा। और बड़ा अनाउंसमेंट उन विद्यार्थियों के लिए जो 2022 और 23 के लिए टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बड़ी बात या बड़ी खुशखबरी कहिए या एक बड़ा अनाउंसमेंट कहिए।
22 और 23 जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो 24 तारीख से 24 मार्च से अपना फाउंडेशन बैच हमारे साथ प्रारंभ कर सकते हैं। यदि वो एक्सक्लूसिवली कंप्लीट कोर्स हमसे चाहते हैं तो 24 तारीख को हम सबसे पहले इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ बैच का शुभारंभ करेंगे। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बैच का शुभारंभ होगा। जिन्हें किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है 24 मार्च से वो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स में जुड़ सकते हैं। पहले हम इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स 8 मार्च वाले बैच में, और इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों का ज्वाइंट बैच रहेगा, जिसमें चारों पेपर इंग्लिश कंपलसरी और निबंध सबकी तैयारी होगी। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। कई सारे लोग संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल, भाग और अनुसूचियां इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह संविधान क्या है। बहुत सरल शब्दों में संविधान एक किताब है जिसमें पूरे भारतीय भूभाग में शासन व्यवस्था को चलाने के नियम हैं। आप कहेंगे सर ये शासन व्यवस्था क्या है, आइए देखते हैं। जैसे एक ज्वाइंट फैमिली ले लीजिए, एक संयुक्त परिवार ले लीजिए, जहां पर एक साथ 40 से 50 लोग रहते हैं। तो इन 40-50 लोगों में हर एक को काम सौंपा गया है कि कौन घर के सारे सब्जियों का देखरेख करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन उसके लिए अनाज के खरीदने के लिए जाएगा, सब्जियां खरीदने कौन जाएगा। तो पूरी ज्वाइंट फैमिली ने कुछ नियम बनाए हैं। क्योंकि 50 लोगों का परिवार है, इसलिए कुछ मोटे मोटे नियम हैं कि ये बड़े बेटे की जिम्मेदारी है, ये छोटे बेटे की जिम्मेदारी है, ये बड़े बहुरानी की जिम्मेदारी है, ये छोटे बहुरानी की जिम्मेदारी है। तो इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, इतने सारा बड़ा भूभाग, जिसमें कई सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी की सरकारें हैं। तो वो किन आधार पर काम करेगी, वो हम पर किस तरीके से शासन करेगी। क्योंकि ये कोई राजा तो है नहीं कि जन्मजात उनके पिताजी थे फिर उनके बेटे को राजा बनाया गया है। तो राजा को कोई नियमों का पालन नहीं करना पड़ता था, राजा वो जो कह दे वही नियम बन जाता था। पर क्योंकि यहां पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार काम किन आधारों पर करेगी, उसकी ताकत कितनी रहेगी, लोगों के पास क्या अधिकार रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं, हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं, इन सब के बारे में जो विवरण दिया जाता है, उस किताब को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जैसे सपूत होता है ऐसा पूत जो अच्छा हो, तो वैसा विधान जो विधान सकारात्मक होते हैं उन्हें कहते हैं संविधान। तो संविधान एक किताब जिसके अंदर पूरे देश को चलाने के नियमों का विवरण दिया जाता है। तो सर फिर ये जो अनुसूचियां ये क्या हैं? अनुसूचियां वास्तविक रूप में उस संविधान के हिस्से हैं जिसमें एक तरीके के विषयों का विवरण मिलता है। तो संविधान के भीतर आपको कई प्रकार की अनुसूचियां मिलेगी। जैसे आप कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी की किताब खोलिए तो उस किताब में आपको मिलेंगी यूनिट 1, उस यूनिट में कई अध्याय, फिर यूनिट 2, उस यूनिट में कई अध्याय, फिर यूनिट 3, उसमें कई अध्याय। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो उसी रूप में संविधान की अनुसूचियां मतलब यूनिट है, और उस यूनिट में कई अध्याय हैं जिसे भाग नाम दिया गया है। और उस अध्याय में जो जानकारी है, जो भाग में जानकारी है, उन्हें हमने अनुच्छेद, आर्टिकल नाम दिया है। जैसे पैराग्राफ होता है वैसे उसे आर्टिकल, अनुच्छेद कहते हैं। तो संविधानों में मिलने वाले भाग, संविधानों में मिलने वाली अनुसूचियां, अनुसूचियों में मिलने वाले भाग, भाग में मिलने वाले आर्टिकल। हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, इसमें 4 जोड़कर अब 12 अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे, अब कुल 25 भाग हो गए हैं। पहले आर्टिकल 395 तक थे, अब 448 तक के आर्टिकल हो चुके हैं।
448 तक के आर्टिकल हो चुके हैं। आइए जरा गौर से देखिएगा, मैं इसे दो तरीके से समझा रहा हूं, शायद आप मेरी बात समझ सके। सबसे पहले हम एक किताब की बात कर रहे हैं जिसका नाम है संविधान, देश के शासन चलाने की किताब, देश के शासन को संचालित या संचालित करने की नियमावली। इसमें कई प्रकार के यूनिट हैं, इस यूनिट को नाम देते हैं अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां या कितनी यूनिट में बांटा गया है हमारे संविधान को? 12 यूनिट है, 12 यूनिट, 12 इकाइयां हैं इसकी। इस अनुसूची में फिर कई सारे चैप्टर हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कि वो उसके भाग है, हिस्से हैं। फिर इस भाग में भी कई प्रकार के पैराग्राफ हैं जिसे हम नाम देते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। आइए एक और तरीके से दम समझ लेते हैं। यह है संविधान, संविधान के अंदर अनुसूचियां, अनुसूचियों के अंदर संविधान के भाग, भाग के अंदर अनुच्छेद। तो अगर हम बात करें आर्टिकल, अगर हम बात करें तो सबसे मूलभूत इकाई हम संविधान की आर्टिकल को कह सकते हैं। तो आर्टिकल के मिलने से बनते हैं भाग, भाग के मिलने से बनती है अनुसूचियां, अनुसूचियों के मिलने से बनता है संविधान। एक किताब का उदाहरण मैं आपको फिर ले रहा हूं, एक किताब का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कक्षा 12वीं की बायोलॉजी की किताब। उसमें आप देखना, आपको उस किताब का नाम मिलेगा बायोलॉजी, जैसे इस किताब का नाम संविधान। उसमें फिर आपको मिलेगी इकाइयां, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इसमें आखिरी इकाई पर्यावरण वाली मैं बताते रहता हूं आपको, तो वो कहलाएंगे अनुसूचियां, उसको नाम देंगे आपकी अनुसूचियां। फिर उसमें चैप्टर 1 है, जैसे कि आखिरी इकाई में चैप्टर 1 है पारिस्थितिकी तंत्र, चैप्टर 2 है जैव विविधता, चैप्टर 3 है जलवायु परिवर्तन, चैप्टर 4 है वन्य जीव और भारत के पारिस्थितिकी तंत्र। तो वो कहलाएंगे भाग, वो कहलाएंगे भाग। और उस चैप्टर को जब हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें पैराग्राफ मिलेंगे, उसे कहेंगे आर्टिकल। देखना बहुत सामान्य, मतलब आज हम जो पढ़ेंगे ना, बिल्कुल गरीब से गरीब विद्यार्थी भी अपने जीवन को अमीर बना सके, वो समझ सके कि आज मुझे संविधान में इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो हम वास्तविक रूप में इसे पढ़ने जा रहे हैं। जब इसे पढ़ेंगे तो अपने आप ये भी कवर हो जाएगा। पर आइए मैं आपको एक ऐसा डायग्राम, ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि आप लोग इसे जहां भी पढ़ाई करते होंगे वहां पर चिपका दीजिएगा। जहां पर भी आप कोई चीज पढ़ते होंगे उसे वहां पर चिपका देना, ये वाली चीज। तो 12 अनुसूचियां हैं। अब जरा आते हैं भागों पर। तो भाग पहला, उसका विषय है, उस चैप्टर का नाम है, मतलब उस अध्याय का नाम है संघ और उसके क्षेत्र। और उसमें कितने पैराग्राफ में सारी बातें बताई गई है? एक तरीके से 4 पैराग्राफ में। फिर भाग 2 है जिसमें नागरिकताओं के बारे में चर्चा है। भाग 3 है जिसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की गारंटी लेता है। भाग 3 स्वतंत्रता, समानता, कई प्रकार की बातचीत करता है जो आर्टिकल 12 से 15 के बीच में रखा गया है। फिर भाग 4 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि उसे बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। फिर एक नई चीज जोड़ी गई थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग में और छोटा सा और चैप्टर जोड़ दिया, बाद में नए पेज जोड़ दिए इंदिरा गांधी जी ने, तो जो नए पेज जोड़ दिए उसको जोड़ा गया है। फिर है भाग 5, भाग 6, इस तरीके से ये अध्यायों के नाम हैं। इसे आप जहां भी पढ़ते होंगे लिख कर रख देना। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, थोड़ा सा अभद्र लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो इसको मैं बाथरूम वाली प्लेस पर या फिर मिरर, आईने वाली जगह पर चिपकाने के लिए आपको कहूंगा। क्योंकि अगर आप इसे 15 दिन 20 दिन लगातार देखते रहेंगे
तो ये चीजें याद हो जाएगी, ऐसे रटना नहीं होता। ये ऐसा मत सोचेगा कि 2 दिन बैठ गए आपने कहा सर देखिए मैं रट रहा हूं, भाग 9 पंचायत 243 243 ओ, भाग 9 ए नगर पालिका 243 पी 243 जेड जी। ऐसे नहीं याद करते इसको, केवल देखते चलते हैं, एक पेज में पूरा लिख देते हैं, जिंदगी भर याद हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा कोई बैठकर याद नहीं करता है। इसका तरीका होता है कि प्रति मंगलवार को, प्रति शनिवार को, जो भी दिन आपको लगता है आप उसको पढ़ते हैं और अपने आप वो हनुमान चालीसा याद हो जाती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये चीज आपको चिपका कर रख देनी है। आने वाले 117 दिनों में प्रतिदिन एक बार देख लेना है, ताकि आप लोगों को पॉलिटी बिल्कुल मजेदार लगे। क्योंकि लक्ष्मीकांत साहब जो बताना चाह रहे हैं या कोई भी राइटर जो बताना चाह रहा है, यह आपके समझ में काफी अच्छे तरह से आएगा अगर आपको इस तरीके की चीजें दिमाग में मेमोराइज्ड हो जाए। आंसर राइटिंग में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, आंसर राइटिंग में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूं, फोटो खींच लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, इसका पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं। संविधान किसी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह। अनुसूची, संविधान को मोटे तौर पर कई खंडों में बांटा जाता है जिसे अनुसूची कहते हैं। उस खंड के उपखंड होते हैं। प्रत्येक अनुसूची कई भागों में बांटी जाती है। प्रत्येक भाग में एक विशेष प्रकृति के आर्टिकल शामिल होते हैं। जैसे भाग 3 में पूरे मूल अधिकार हैं, तो भाग 4 में पूरे नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल, संविधान में विभिन्न धाराएं होती हैं जिन्हें संवैधानिक भाषा में आर्टिकल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर फिर धारा और आर्टिकल में अंतर क्या है? जो देश का शासन चलाने वाली धाराएं हैं उनको अनुच्छेद, आर्टिकल नाम दिया जाता है, एक विशेष संज्ञा दी जाती है। और बाकी सब कुछ जो कानून होते हैं उन्हें हम धाराएं कहते हैं। जैसे आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, तो वो जो धाराएं हैं, पीनल कोड है, वो कानून है, पर वो नियमों को चलाने वाली किताब संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं। तो धारा संविधान के अलावा अन्य सभी कानूनों में लिखे नियम। आईपीसी की धारा 377 पर हमने चर्चा की थी, समलैंगिक विवाह से। अनुसूचियां, संविधान को मोटे तौर पर जो कई खंडों में बांटा जाता है। उपबंध या प्रावधान, इस शब्द को समझ लीजिए। संविधान के किसी अनुच्छेद में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे उपबंध या प्रावधान कहते हैं। शब्द सुन लीजिए। जैसे हम कई बार कहते हैं हमारे संविधान में 13वां आर्टिकल प्रावधान करता है। प्रावधान करता है मतलब 13 आर्टिकल नंबर 13 हमें बताता है। जैसे हम नहीं कहते भाई कि जैसे किसी जगह पर नियम होंगे, सोसाइटी बनी होगी, तो हम कहेंगे आपकी सोसाइटी का 12वां नियम देख लो, आपकी सोसाइटी का 18वां नियम देख लो। तो वो प्रावधान या उपबंध जो आर्टिकल में लिखा है उसके लिए उपबंध या प्रावधान शब्द उपयोग करते हैं। प्रावधान का सामान्य अर्थ व्यवस्था या नियम होता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 52 उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो उपबंध करता है मतलब लिखता है, प्रावधान करता है। इस किताब लिखती है कि 52 के तहत हम बता दे रहे कि इस देश का एक ऐसा सर्वोच्च व्यक्ति होगा जो सब कुछ देखने की जिम्मेदारी निभाएगा। तो ये प्रावधान होते हैं। उपबंध या प्रावधान अगर कहेंगे तो आर्टिकल में लिखे गए नियमों को हम प्रावधान के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं आर्टिकल 1 से। हर एक आर्टिकल को मैं सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। यदि कोई आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर देना कि सर रिपीट कर दीजिए इसे, कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि दूसरी बार आपको कभी किसी भी जगह पर पढ़ने की जरूरत पड़े। तो जहां पर भी आपको लगे कि सर समझ में नहीं आया तो आप मुझे रिपीट करने के लिए कह दीजिएगा, मैं वहां रिपीट कर दूंगा। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझा रहा हूं मैं इसे। इसको अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं तो इसी को कहते हैं लाल लालियों अखंडता। इसी को कहते हैं अखंडता।
अखंडता। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर एकता और अखंडता में क्या अंतर है? तो समझना, कई सारी चीजें एक जगह पर रहें, हमेशा एक साथ चले, उसे कहते हैं एकता। लेकिन उनके ऊपर एक शर्त लगा दो कि तुम अलग नहीं हो सकते हो, तुम्हारे अलग होने का कोई विकल्प नहीं है, तब आप कहेंगे कि अखंडता। हमारा आर्टिकल 1 अखंडता की बात करता है। हमारे आर्टिकल 1 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब वर्णन किया तो बताया कि भारत भले ही संघ है, कई चीजों से मिलकर बना है। संघ का मतलब जैसे आप लोग संघ नहीं बनाते भाई कि हमने सोसाइटी बना दी, हमने संघ बना दिया, तो संघ लोगों से मिलकर बनता है। तो फिर किताब लिखने वालों ने बताया कि यह संघ जरूर है, लेकिन ये तुम्हारे जैसा संघ नहीं है जहां पर लोग कभी भी आप कहेंगे कि आ सकते हैं, जा सकते हैं। आर्टिकल 1 में लिखवाया भारत भले ही संघ है, लेकिन राज्य को या किसी भी क्षेत्र को अपनी मर्जी से अनुमति नहीं है कि वह भारत से अलग हो सकता है। तो पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब, अब आप अपने थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, आप व्यवहारिक सोचिए कि आपकी स्कूल में एक फुटबॉल संघ बन गया, फुटबॉल की कमेटी बन गई, फुटबॉल के लिए खेलने वाले लोगों का समूह बन गया, तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई ये फुटबॉल संघ है, ये क्रिकेट संघ है, तो ये संघ है। लेकिन यहां संघ का मतलब थोड़ा सा समझाया है कि भाई संघ का मतलब अलग होने की अनुमति नहीं है, इसी को कहते हैं अखंडता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये पहला आर्टिकल आपके जहन में रहना चाहिए, खंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन कर सकती है। दूसरे आर्टिकल में बस इतना बताया है कि इस पूरे संघ में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं नए राज्यों को, मतलब कहीं बाहर वाला कोई मान लो कि श्रीलंका कहे हमें आना है, हम कहेंगे ठीक है, तो आर्टिकल 2 के तहत बुला लेंगे। अंदर ही हमारे देश में रीअरेंजमेंट करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे हमने सिक्किम को किया था। संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है, मतलब राज्यों का निर्माण करने की जो पूरी बात है इस यूनियन में, जिसका वो यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, तो भाई राज्यों के यूनियन में क्या फिर से टुकड़े नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, पर इसकी ताकत किसके पास है? तो उन्होंने किताब में लिख दिया कि भाई संसद करेगी ये बारी पूरी बातें। संसद मतलब दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये करेंगे, बाकी कोई भी क्षेत्र में बैठे हुए लोगों को इसके अधिकार नहीं रहेंगे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा, यह भी लिखवा दिया है। मतलब मंत्रिपरिषद की पूर्वानुमति रहेगी, राज्य विधानमंडल को यहां कोई ताकत नहीं है। अब आप इसका उपयोग कहां करेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा गहराई में, आज का क्लास थोड़ा गहराई में भी रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि सरल कर सकूं। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यह आर्टिकल 3 हम कहां यूज करेंगे? देखो भाई, संघ, संघ का मतलब हुआ कि कई चीजों से मिलकर बना है, तो एक संघ को बनाने वाला जो भी रहेगा, वो संघ वाला जो सबको संभालेगा, वो केंद्र कहलाता है। तो केंद्र और राज्य को क्या बराबरी की ताकत दी है संघ ने? तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए राजाओं को जोड़ने के जो अनुभव थे उनको ध्यान में रखते हुए, देशी रियासतों को ध्यान में रखते हुए और भारत पाकिस्तान के विभाजन को ध्यान में रखते हुए इस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि केंद्र को मजबूत बनाया। तो केंद्र मजबूत है, इसका एक प्रमाण यह है कि इस पूरे के पूरे भूभाग में जो केंद्रीय ताकत है वो तय करेगी कि यहां कौन से राज्य का विभाजन होगा, कौन से राज्य में से और नए राज्य बनाए जाएंगे, सब कुछ ताकत केंद्र के पास है। तो हम कहेंगे कि यहां पर पलड़ा जो केंद्र का है वो भारी हो जाता है, और जब के पलड़ा भारी होगा तो हम कहेंगे हमारे संविधान में केंद्र को मजबूत दिया है। तो ये तीसरा नाम आपको याद क्यों रखना है? केंद्र शक्तिशाली है, इस बात का ये प्रमाण देता है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4 के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद साधारण बहुमत से, अब चौथे में क्या बताना चाह रहे हैं महोदय?
किताब लिखने वाले नियम लिख रहे हैं कि देखो भाई, जब इस पूरे के पूरे देश में कोई नवीन क्षेत्र, नवीन राज्य का निर्माण होगा तो उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना है। बस संसद में 50% से लोग ज्यादा तैयार हैं तो मान लिया जाएगा कि एक नया राज्य बनाया जाएगा, किसी भी राज्य के हिस्से करके, किसी भी राज्य को बांटकर। तो ज्यादा टेंशन नहीं है। जब भी लगेगा कि कोई क्षेत्र, ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उस दौर में जब देसी रियासतें जुड़ी थी, हो सकता है बाद में हर देसी रियासत करे कि ठीक है, हमें भी आप अपना, जो भले अलग नहीं हो रहे हम, लेकिन यहां ये छोटा सा राज्य बना दीजिए और मुख्यमंत्री हमें बनाइए। देश को जोड़ना था तो उस समय का भी एक जनरल साधारण बहुमत। तो जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था ना, उसके लिए मतलब कोई बड़ा काम नहीं करना था। निश्चित ही मोदी जी ने कदम उठाया, बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं करना था। साधारण बहुमत से बस बता देना था कि अब उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सबसे सरल काम है भारत में किसी भी क्षेत्र का राज्य या उसके जो सीमाएं हैं उसको परिवर्तित करना। यहां एक और बात बताई उन्होंने, इस हेतु संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा कहता है, अब आते हैं 5 से लेकर 11 तक में। 5 से लेकर 11 तक में आप कहेंगे इसमें क्या लिख रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखो कितना सोच समझकर किताब लिखी गई है, ध्यान से लॉजिकल सोचना। इस किताब में लिखा गया कि देखो भाई, हमारा ये जो क्षेत्र है ये क्या है, इसका नाम क्या है, किताब में लिखा। फिर बताया कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां संघ की बात होने के साथ साथ राज्य का जोड़ने की ताकत ये संसद केंद्र के पास रहेगी। फिर अगर विभाजन करना हो तो सामान्य। फिर अब कहते हैं कि भी नागरिकों के बारे में बता दूं मैं कि इस जगह का कौन नागरिक होगा, इस जगह का नागरिक किसे कहा जाएगा, तो इसको किताब में अगले में जगह दी। ऑब्वियसली आप भी जब कोई किताब लिखोगे कि मैं, आप मान लीजिए आप अपने क्षेत्र के बारे में लिख रहे हैं, तो पहले तो आप अपने क्षेत्र का दायरा बताएंगे, आप बताएंगे कि इस क्षेत्र में अगर कुछ भी बदलाव करना है तो किसके पास ताकत होगी। फिर आप लिखेंगे कि इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी कौन है। तो ये 5 से लेकर 11 में इन्होंने वर्णन किया है। 5 से 11 संसद को नागरिकता संबंधित प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करती है। प्रावधान उस समय के किए गए थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान काफी ज्यादा लोग एक्सचेंज हुए थे, तब की बात है ये। अब आते हैं 5 से 11 में नागरिकता की बात है। नागरिकता पर कभी हम अलग से चर्चा करेंगे, बस 5 से 11 याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप देखेंगे कि सर ये 12 के बाद सीधा 36 कैसे आ गया, 12 के बाद 36 कैसे आ गया? तो क्या होता है, कभी कभी कुछ किताब ऐसी लिख दी जाती हैं जिसमें वही बात शुरुआत में भी थी और वही बात बाद में भी मिल गई। हमने कहा भाई राइटर ने थोड़ी सी यहां गलती की है, 2 बार लिख दी एक ही चीज। बस हमारे राइटरों से हुई मिस्टेक कहो, मतलब मैं मिस्टेक के रूप में याद रखवा रहा हूं तुम्हें, मतलब वो सब सोच समझ के डाला है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसी और के लिए है, वो किसी और के लिए, लेकिन बात एक जैसी है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 परिभाषा बता रहे हैं किसकी? राज्य की। ध्यान से सुनना जरा, राज्य की। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे सर ये क्या बात है? एक्चुअली आर्टिकल 12 में 12 के बाद सरकार, संविधान निर्माता लिख रहे हैं कि इस देश के नागरिकों को कुछ अधिकार मिलेंगे, क्योंकि उनके कारण ही तो हम आजाद हुए हैं। भाई कुछ भी हो, हर नागरिक का कहीं ना कहीं आजादी में रोल था। तो संविधान लिखने वाले कह रहे कि भाई इन नागरिकों ने हमारी आजादी में हमारी मदद की, अगर ये लोग नहीं आते हमारे पीछे तो हम किस बात के नेता बन पाते। तो ये नागरिकों ने इस देश को स्वतंत्र करने में भूमिका निभाई है, इसलिए हम इनको अधिकार दे रहे हैं। तो हमने पूछा भाई अधिकार दे रहे हो तो ये अधिकार किनसे रक्षा के लिए? बोले कि राजा के खिलाफ। जैसे हम नहीं कहते कहावत, राजा का कोई राजा होता है, ऐसा कहते थे हम। क्यों? क्योंकि उस दौर में राजा अगर किसी के साथ अन्याय कर ले तो नागरिक के पास कोई कोर्ट नहीं होता था कि वो कहेगा देखो इस राजा ने मेरे साथ अन्याय किया। पर यहां तो हम लोग कहेंगे कि तुम हमारा शासन चलाओगे, तो हमने उसको अधिकार दिया है शासन चलाने का। वो कोई राजा का बेटा नहीं है, तो वो मुझ पर कोई गलत काम ना करे, इसके लिए मुझे कुछ अधिकार मिले हैं। तो उस अधिकार में मेरी रक्षा किससे होगी? राज्य से।
अब सवाल खड़ा होता है कि ये राज्य क्या है, यहां राज्य की बात क्यों होती है। एक और बात जरा ध्यान से सुनना सभी लाल लालिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आप में से कुछ लोग जब नया नया पढ़ते होंगे ना, वो कहते होंगे क्या गंदे लोग हैं, बार बार राज्य कहते रहते, राज्य राज्य राज्य, जबकि भारत एक राष्ट्र है। ऐसा कई लोगों के मन में आता होगा, कमेंट्स करना जरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो मैं कहता था यार ये राष्ट्र राष्ट्र क्यों नहीं लिखते, राज्य क्यों लिखते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक्चुअली वैश्विक स्तर पर राज्य एक कानूनी अवधारणा है। कानूनी अवधारणा मतलब हर देश इस अवधारणा को स्वीकार करता है। राज्य एक कानूनी विचार है, कानूनी विचार है मतलब जिसका बकायदा पूरा लिखित रूप में सब कुछ विवरण है। राष्ट्र का कोई विवरण नहीं है, क्योंकि राष्ट्र केवल एक मानसिकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहा हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहा हूं। पहले राजा होता था और राजा का जहां तक शासन चलता था उसे राजा का राज्य कहते थे। अब वर्तमान में कोई राजा नहीं है, वर्तमान में नागरिक है सब कुछ। नागरिक किसी को अधिकार दे रहे हैं। तो भाई मेरा तो कोई इतना बड़ा भूभाग नहीं है, मैं कोई राजा तो नहीं हूं कि मेरा एक भूभाग होगा। तो नागरिकों के मन में एक भाव उत्पन्न किया गया कि ये जो क्षेत्र है ना भाई, ये क्षेत्र तुम्हारा है, इसके लिए तुम्हें अपने कुछ कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, इसके विकास के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा तो क्या मेरा शासन चलेगा क्या यहां पर? उसने कहा नहीं, तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, पर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए इसके प्रति। तो फिर मैंने कहा फिर इस क्षेत्र को मैं क्या कहूं? तो उन्होंने कहा तुम राष्ट्र कहो। जब लोकतंत्र में, लाल लालियो ध्यान से सुनना, आज पहली बार ही कई लोगों को समझ में आएगा, जब किसी शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का भूभाग होता है तो वह राज्य होता है। लेकिन जब सभी लोगों की उसके प्रति जिम्मेदारी और सभी का अधिकार होता है तो वो राष्ट्र होता है। पर ये एक मेंटेलिटी है, ये एक मानसिकता है। इसलिए शासन जो चलाएगा, जो शासन चलाएगा और जिसका जहां तक शासन चलेगा, उसको आज भी हम राज्य ही कहेंगे। राष्ट्र नाम तो तब डाला गया है जब हमारे अंदर इस जमीन के प्रति, भूभाग के प्रति एक निष्ठा पैदा हो गई है। क्या ये पॉइंट सभी लाल लालियों को समझ में आ गया है? पहली बार ही सही, राज्य और राष्ट्र। और इसीलिए जो शासन व्यवस्था है वो राज्य के आधार पर तय होगी। इसलिए हमारा संविधान राज्य की परिभाषा बताएगा, राष्ट्र की परिभाषा नहीं बताएगा, क्योंकि राष्ट्र केवल एक मेंटेलिटी है, एक मानसिकता है, केवल और केवल एक मानसिकता है। अब ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। राज्य केवल और केवल एक मेंटेलिटी, एक मानसिकता है, राष्ट्र और राज्य कानून है। तो हमने पूछा कि राज्य का मतलब क्या होगा, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा घबराओ नहीं, मैं सब बता रहा हूं। तो संविधान निर्माण करने वालों ने लिखा कि देखो राज्य का मतलब क्या रहेगा, ये केंद्र में बैठे हुए सभी राज्यों का जो कंट्रोल जिनके हाथ में हमने दिया है वो केंद्र भी राज्य में माना जाएगा। वो जो राज्य सरकारें वहां पर चलेगी, जो अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी, वो भी मानी जाएगी। तुम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो आईएएस आईपीएस, तो तुम भी सरकार के कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, तो तुम भी अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन करेंगे, तुम भी राज्य का हिस्सा माने जाओगे। सरकारी कर्मचारी और जो पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, 73, 74 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, वो भी माना जाएगा कि ये जनाब भी राज्य का ही व्यक्ति हैं। मतलब उस शक्ति को जितना नीचे तक बांटा गया है, केंद्र, राज्य, स्थानीय कर्मचारी, उन सभी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से नागरिकों का किसी भी प्रकार का अधिकार छीना जाता है तो यह माना जाएगा कि राज्य ने अधिकार छीना है। यह माना जाएगा कि राज्य ने अधिकार छीना है, शासनकर्ता ने अधिकार छीना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर भी मस्तिष्क में प्रवेश ना करे तो सिंपल सा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 कहता है
कि शासन का मतलब क्या है, शासक कौन है। केंद्र, राज्य, लोकल, कर्मचारी सब शासक में माने जाएंगे। और इनको, ये कोई जन्मजात नहीं है, इनको नागरिकों ने बनाया है। तो नागरिकों की रक्षा के लिए पहले बता दे कि ये लोग कौन हैं जिनके खिलाफ रक्षा होगी नागरिकों की। भस्मासुर वाली कहानी अधिकार के रूप में है। वरदान देने से पहले हमने वरदान देना है शासकों को कि जाओ हम पर शासन करो, पर कहीं हमें ना भस्म कर देना, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन भी दी गई है, कहानी के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो संसद, भारत की सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, लेकिन न्यायपालिका नहीं आएगी, ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैं इसमें परिभाषा में नहीं हूं, न्यायपालिका नहीं आती। अब 13 पर आते हैं। 13 वैसे भी बड़ा अशुभ माना जाता है, 13 वैसे बड़ा अशुभ माना जाता है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ही जानकारी अगर होगी तो ये जो 13 है ना, बड़ा अशुभ माना जाता है। सच में हमारे संविधान में इससे ज्यादा भयानक अशुभ कुछ भी नहीं है। देखना, ध्यान से सुनना, 1951 से लेकर तो 1980 तक में ये जो मूल ढांचा था ना, मूल ढांचा सब इसी के कारण आया है। 13 मतलब नाम में ही छिपा हुआ है, 13 तुझको अर्पण वाली बात नहीं है यहां पर, लेकिन 13 आर्टिकल ये बताता है कि ये जो शासन करने वाले लोग हैं ना, ये तुम्हारे मूल अधिकार किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, हमारे जो अधिकार अब संविधान ने लिख दिए वो कभी कमी नहीं हो सकेंगे। पर इन किताब वालों ने 368 में लिखा कि आप इस किताब को बदल सकते हो। तो सवाल हुआ कि 368 अगर किताब बदल सकता है तो अधिकार भी बदल सकता है। तो झगड़ा यहां शुरू हुआ, क्योंकि 368 कहता है मैं बदल सकता हूं और 13 कहता है कि तुम बदल नहीं सकते हो। तो बताओ कि 13 वाली बात माने कि 368 वाली। इसी पर झगड़ा चला। बाद में न्यायपालिका ने कहा कि भाई 368 के तहत कुछ भी किया जा सकता है, पर एक लाइन जोड़ दी, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो वो झगड़ा फिर हमने चर्चाएं कर ली थी। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद इस प्रकार की कोई विधि बनाती है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगा। मात्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि कानून है, मान लीजिए कानून बनाया, ध्यान से सुनना, ये कानून बनाया, ये कानून सब कुछ बढ़िया था, बस उस कानून का इतना हिस्सा किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता था, तो उतना हिस्सा शून्य मान लिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा डायरेक्टली। मैंने बताया था पृथक्करण का सिद्धांत पिछली क्लास में, ध्यान से सुनते चलना। अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित करता है और स्पष्ट करता है कि संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब यह होगा कि 13 फाइनली अलग है और 368 अलग है, पर 368 डोमिनेंट होगा, यह बात अब फिक्स हो गई है। 368 डोमिनेंट होगा क्योंकि 368 कुछ भी कर सकता है। तो 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कोई भी सरकार, कोई भी शासन, जिससे कि नागरिकों के अधिकार छीने जा सके। अगर छीन लिए गए तो क्या करेंगे भाई? तो संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल दिया है 32, बोले कि 32 के तहत चिल्लाने चले जाना न्यायपालिका में, बता देना कि ये जनाब मेरे अधिकार छीन रहा है, तुम्हारी रक्षा वो करने आएगा। जैसे है ना, जैसे भस्मासुर चला गया फिर से अपना ही जो वरदान देने वाले शंकर जी थे उनके ही खिलाफ, तो फिर विष्णु जी को बुलाना पड़ा कि भाई देखो ये तो मुझको ही निपटा रहा है। तो न्यायपालिका, विष्णु जी जैसा कहानी, न्यायपालिका जैसी कोई बनाएगा तो मैं न्यायपालिका के पास जाऊंगा कि महोदय इस जनाब को देखो, इसको शासन करने की बात दी थी हमने, ये तो मुझे ही खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है, बचाइए मुझे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी घबराओ नहीं, मैं अभी जिंदा हूं, कहानी चलेगी आगे। तो ये पूरे अधिकारों को एक नजर देख लेते हैं। इसकी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, इसकी ट्रिक्स बताई थी। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। कितने अधिकार थे पहले हमारे संविधान में? 7 अधिकार थे, 7 अधिकार, 7 इंद्रधनुष, 7 रंग होते इंद्रधनुष के, 7 सागरों की हम बात करते, 7 महाद्वीपों की, 7 वाली बात करते, तो 7 ही अधिकार थे। बट एक अधिकार 31वां खत्म किया गया,
आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि जिसके कारण इतना झगड़ा हो रहा था कार्यपालिका न्यायपालिका में, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, कहा कि इसको खत्म कराओ, इसका सबसे पहले तो निपटारा कराओ क्योंकि ये झगड़े की जड़ है। तो 7 थे, अब 6 ही बच गए। समता, समता, समता का अधिकार हम कहेंगे कि जब सब लोग समान होंगे। स्वतंत्र मतलब आपको फ्रीडम मिलेगी। शोषण का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने एक्सप्लोट, मतलब आपका किसी भी प्रकार से हम कहेंगे बिना किसी कारणों से किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं किया जाएगा। धर्म, आप जिस भी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं उसकी आजादी है आपको। एजुकेशन के रूप में आप अपने धर्म से जुड़े हुए ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। और उपचार का मतलब है, ये वही आर्टिकल है जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, नागरिकों का एक तरीके से सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। इसी के बलबूते वह किसी भी सरकार से लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पर जा सकते हैं कि मैंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा और सरकार ने मुझे गिरफ्तार करा दिया, तो ये शासन ही मुझे खत्म कर रहा है, तो 32 के तहत जा सकते। तो समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। और इसका जो नंबर मैंने आपको बताया 54-24-201, 54-24-201, 54242, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं 5424201, 5424201, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 5424201, इसे इस पैटर्न पर भी याद रखना। 5 मतलब पहले 5 अधिकार समता के हैं, अगले 4 अधिकार स्वतंत्रता के हैं, अगले 2 अधिकार शोषण के हैं, अगर हम बात करें तो अगले 4 अधिकार धर्म के हैं, अगले 2 अधिकार शिक्षा के हैं, ये संपत्ति का था, खत्म हो गया, और अंतिम एक अधिकार उपचार का है। तो समता ने, एक लड़की का नाम समता ने स्वतंत्र को, लड़के को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। इसे याद रखने का तरीका है, समता में 14 से लेकर 18 है, स्वतंत्र में 19 से लेकर 22 है, शोषण में शोषण के खिलाफ 23 और 24 2 आर्टिकल है, धर्म में 25 से 28 है, और शिक्षा के लिए 29 और 30 है, और उपचार की बात करें तो केवल 32 है। 5424201, जो आपको इजी लगे, मुझे तो याद करने हैं और आपको इसे देख लेना है। आइए जरा एक एक को देख लेते। 14 और 15 दोनों आर्टिकल को जरा एक साथ समझना। आर्टिकल 14 सकारात्मक आर्टिकल माना जाता है, सकारात्मक अधिकार। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, कहानी आपने शुरू कर दी। सकारात्मक का मतलब सरकार सबको समान रूप से देखेगी, और आर्टिकल 15 जो है वो नकारात्मक अधिकार है। नकारात्मक अधिकार का मतलब क्या हुआ सर? तो नकारात्मक अधिकार का मतलब हुआ किसी व्यक्ति के साथ राज्य ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा। समझना, आर्टिकल 14 के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। कानून के समक्ष, देखो कितना बढ़िया बात लिखी संविधान निर्माताओं ने। जैसे मान लीजिए कि पुराने टाइम में राजा के पास एक केस पहुंचता था। राजा के पास केस पहुंचा, महाभारत का एपिसोड याद करो, तो उसमें परीक्षा ली जाती है दोनों युवराजों की, दुर्योधन की भी और युधिष्ठिर की भी, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक वैश्य, एक क्षत्रिय ने मर्डर किया है, चारों ने मर्डर किया है, तो बताइए क्या होना चाहिए? तो दुर्योधन कहता है सबको मृत्युदंड की सजा दी जाए क्योंकि सबने समान अपराध किया है। तो दुर्योधन वाली बात 14 में है, दुर्योधन वाली बात 14 में, कानून के सामने सब समान है। दुर्योधन कहता है कि कानून के सामने सब समान है, सभी को कानूनों का समान संरक्षण मिलेगा, और विधि के समक्ष समता, इसे हम कहेंगे नकारात्मक और ब्रिटिश संकल्पना, विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक और अमेरिकी संकल्पना। तो ये जो समान संरक्षण है ये भारत में मिलेगा आपको, सकारात्मक और अमेरिकी संकल्पना। लेकिन यहां देखना, राज्य किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश
जाति, लिंग, जन्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल 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 इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। हां, दूसरे आधार पर होगा, जैसे आपको आईपीएस बनना है तो अब आपकी हाइट नहीं है मान लीजिए, तो राज्य आपको कहेगा कि तुम्हें हम आईपीएस नहीं बनाएंगे, तो तुम ये मत कह देना कि फिर मेरा तो अधिकार हनन हो गया। नहीं, तुम्हारा केवल इस आधार पर नहीं हो रहा है हनन, कुछ लोगों को अपवादिक संरक्षण दिया गया है तो उसके आधार पर भी आप नहीं जाएंगे, तो इसमें अपवाद बहुत सारे हैं। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा नीचे जोड़ दिया। तो देखना ये कैसे लोग हैं, मतलब ध्यान से सुनिएगा। संविधान निर्माता एक तरफ कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, पर नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं जो पिछड़े लोग हैं उनका राज्य का कर्तव्य। देखो इसे कैसी बात है, ध्यान से सुनना। आप कहानी बता रहा हूं, फिर से कहानी बता रहा हूं। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, माता पिता के 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा दिव्यांग है, दिव्यांग है। तो भाई माता पिता के लिए तो चारों बच्चे बराबर हैं। आप भी महसूस करते होंगे इस बात को कि भाई माता पिता के लिए चारों बच्चे बराबर हैं, लेकिन फिर भी जब भी कोई चीज आएगी तो माता पिता ये सोचेंगे कि पहले उस दिव्यांग बच्चे को दिया जाए। वरीयता, वरीयता, बस कुछ ऐसा ही ब्रैकेट में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 15 कहता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेगा, सरकार शासन भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया कि ऐसा करेगी जो पिछड़े हैं। 16 कहता है कि राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जितनी भी नौकरियां होगी, जैसे पहले क्या होता था, राजा के यहां पर कई सारी नौकरियां केवल जो राजवंश से जुड़े हुए लोग ही कर पाते थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो भी नौकरियां होगी वो सबके लिए खुली रहेगी, किंतु राज्य महिलाओं, सामाजिक, शैक्षणिक के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देगा। ब्रैकेट में लिख दिया। 17 है अनटचेबिलिटी, 17 है अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो वो कानून के अनुसार दंडनीय होगा। संविधान निर्माताओं ने लिखा कि मेरे देश के प्रत्येक नागरिक ने इस देश की आजादी में भूमिका निभाई है, तो कभी किसी नागरिक के साथ कोई अन्याय ना हो, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो वो अधिकार दे दिया कि भाई तुम्हारे साथ कभी भी छुआछूत वाली कोई बात नहीं होगी, और अगर ऐसा कोई करने वाला दिखा तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए। मतलब एक नागरिक की रक्षा के लिए दूसरे को दंड दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा किसी के उस अधिकारों का हनन कर रहा है जो गरिमामय जीवन में शामिल नहीं माना जा सकता। आर्टिकल 18 कहता है कि राज्य के द्वारा सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। भारत सरकार कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि नहीं धारण करेंगे। जैसे पहले उपाधियां क्यों 18 में ऐसा क्यों लिखना पड़ा होगा, क्योंकि अब हम सब लोग नागरिक हैं। तो ऐसा ना हो कि जो राजा महाराजा हैं, वो नहीं कहते महाधिराज पधार रहे हैं, तो नवाब, महाधिराज, महाराज, राजा, ये इस तरीके के शब्द जो धारण करते थे, कहा कि अब नहीं चलेगा ये, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए और इस देश के लिए सब लोगों ने बराबरी का काम किया है, तो आप लोग अब इस तरीके की कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और इस कारण से 18 में लिख दिया कि ऐसी कोई उपाधि धारण करके अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। देखो ये कैसी बात है, ये सिंपल सी बात है कि आप सब लोग समान हैं, इसलिए समानता के रूप में लिख दिया आखिरी में कि किसी को कोई विशेष बात नहीं मिलेगी। हां, जो सैनिक होते हैं वो बात अलग है, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा, मतलब सेना में जो परमवीर लोग होते हैं जिनको अलग अलग चक्र से सम्मानित किया जाता है, जो सेना के अलग अलग पद होते हैं, उनकी बात अलग रहेगी। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आपको बोलने की पूरी आजादी होगी। अपने देश में विचार और अभिव्यक्ति को आप कभी भी कहीं पर भी बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के जमा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। देखो संघ बन गया ना, पर वो संघ और ये संघ अलग है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आना जाना कर सकते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और कोई भी व्यापार और जीविका चला सकते हैं। कोई भी व्यापार और जीविका का मतलब यह नहीं होगा कि डॉक्टर की डिग्री नहीं और डॉक्टरी शुरू कर दी, यह नहीं चलेगा। कुछ जगह जहां योग्यता चाहिए वहां पर कंडीशन है, पर आप कोई भी व्यापार और जीविका, जैसे आप भी शिक्षक बन सकते हैं, आप भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, इसको थोड़ा याद रखना। ये अभी जोड़ा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता और आवागमन, निवास की, कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता। 20 कहता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए। अब ये केस बड़ा चर्चा में चल रहा है। बिहार के ललितपुर वाला जो विष्णु है, जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल बगैर किसी अपराध के जेल में काट दिए, राज्य का कर्तव्य बनता है कि उसके 20 सालों के लिए उसको जो अन्याय झेलना पड़ा है उसको निश्चित तौर पर राज्य ने मदद करनी चाहिए, सरकार ने मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह चूक है पूरे शासन व्यवस्था की। सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है। 20 कहता है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में। ये थोड़ा पॉइंट सुन लीजिए, इसका मतलब समझ लेना। जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चों वाला नियम आ गया, इधर ध्यान से सुनना। 2 बच्चों वाला नियम आया तो 2 बच्चों के तहत आपने कहा सरकारी नौकरी में वही लोग योग्य होंगे जो 2 बच्चों के, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के पालक होंगे, या संसद में वही लोग आ पाएंगे जो 2 बच्चों के। तो फिर क्या लालू जी को या अन्य जो भी राजनेता थे उनको समाप्त कर दिया गया कि अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। तो सजा जैसी बात है, वैसे ही अगर कोई भी नियम बनेंगे तो नियम तब से लगेंगे जब से कानून बने हैं। तो इसलिए भूतलक्षी प्रभाव शब्द मैं उपयोग करता हूं ना, भूतलक्षी, इसके लिए है वो भूतलक्षी। इसलिए कई बार संसद जब भी कुछ कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि ये भूतलक्षी नहीं है, मतलब पुराने से नहीं लगेगा, यही से लगेगा। तो टाडा है तो टाडा के तहत ही रहेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस के द्वारा जो प्रेशराइज करके गवाही दिलाने की बात आती है वो अलाउ नहीं है कोर्ट में। और आर्टिकल 21 जिसमें तो हम कहेंगे जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता, लेकिन यह है गरिमामय जीवन। गरिमामय जीवन इतना बड़ा है ना, ये पहले केवल एक इतना सा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, और आजकल तो ये आर्टिकल बड़ा ही होता चला जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट इसके दायरे को विस्तृत करती चली जा रही है। समस्त अधिकारों में ऐसा अधिकार है जो अपने दायरे को बढ़ाता ही चला जा रहा है। इसके अंदर कई सारे आर्टिकल भी आते चले जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था चयन की स्वतंत्रता विवाह के लिए 21 के तहत, फिर आपको अगर कोई भी और स्वतंत्रता जैसे निजता का अधिकार 21 के तहत। यहां एक पॉइंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही लाल लालियो, लेकिन 20 और 21 ऐसे अधिकार है ना जो किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते। वास्तविक रूप में तुम्हें एक बात बता रहा हूं, शायद आज पहली बार पता चले। देखो अधिकार और सुविधाएं, अधिकार और सुविधाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अधिकार और सुविधाएं बहुत ही कम अंतर है इसमें। सुविधाएं जो होती है ना वो मिलती है फिर ले ली जाती है, ऐसा हो सकता है। अधिकार कभी लिए नहीं जा सकते। इसलिए मेरे अनुसार यदि मैं आपसे कहूं कि अधिकार क्या है तो केवल 20 और 21 है, बाकी सब तो सुविधाएं हैं। आपातकाल की सिचुएशन में वो सुविधाएं हट जाएगी, सुविधाएं है वो।
अधिकार तो ये है जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। तो 20 और 21 कभी छीने नहीं जा सकते। 21 को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया गया है और इसका दायरा लाल लालियों लगातार बढ़ रहा है। 21A में एक और अधिकार डाल दिया है, 6 और 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में डाला गया था, जिसे राइट टू एजुकेशन के रूप में हम मानते हैं। RTE 21A। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि क्या आपको लगता है कि मेरे अनुसार यह बात सही है। देखो, बाकी सारे जितने मूल अधिकार है ना, बाकी जितने मूल अधिकार है, जितने फंडामेंटल राइट्स है, वो अलग हैं और ये अलग है। बताओ क्यों? क्योंकि सारे जितने अधिकार हैं वो बचपन से लेकर 55 तक मिलेंगे, बचपन से लेकर 55 तक मिलेंगे। लेकिन यह अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मिलेगा, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मिलेगा। तुम्हें लगता है कि यह अधिकार कभी कोई मांगने आएगा क्या? मतलब मान लो उसको यह अधिकार नहीं मिल रहा है, कई बच्चों को आज भी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा निःशुल्क है लेकिन कई बच्चे को नहीं मिल रही है, तो कौन मांगेगा इसके लिए? अद्भुत है यह अधिकार। मतलब मैं जब इस अधिकार को पढ़ता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि जब इस अधिकार की मांग कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि कैसे मांग करे? या तो वरिष्ठ लोग उस बच्चे के नाम पर मांग करेगा तो ही बात हो पाएगी, लेकिन स्वयं अधिकार जिसको मिला है वो कभी मांग नहीं कर पाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि 14 वर्ष तक का कोई व्यक्ति मांग करने जाएगा कि मुझे यह निःशुल्क। और अगर मान लो सरकार ने मान भी ली तो 14वें साल में क्या वो KG1 में एंट्री करेगा? क्या 14वें साल में वो KG1 में जाएगा? क्या उसको वो शिक्षा मिल पाएगी? गया उसका जो नुकसान होना था। अद्भुत है ये अद्भुत है। आपको क्या लगता है कि ये आर्टिकल आप किस नजरिए से देखते हैं? फिर आर्टिकल 22 है, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी, मतलब जो अधिकारी जिसके द्वारा, मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अभी आपको एक केस याद आया होगा लाल लालियों, मैं आपको एक केस याद दिला दूं। अभी एक लड़की जो 22 साल की वो जो किट केस था उसमें पकड़ी गई थी, तो वहां पर कोर्ट के फैसले का कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था। वो इसीलिए किया था ये कि भाई उसका पास अपना वकील भी नहीं था, उसके पास अपना वकील भी नहीं था, तो कोर्ट का फर्ज बनता है कि इंतजार करे उसके वकील या फिर उसे उपलब्ध कराए। आपको याद आता हो, चर्चाएं हुई थी, तो आपको याद आना चाहिए कि वो 22 के तहत बात हो रही है। 22 के तहत 22 साल की 21 साल की लड़की और आर्टिकल 22 का ही हनन हुआ था, ऐसा कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। दिशा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं लाल लालियों आर्टिकल 23 पर, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम। एक्चुअली पहले जो राजा महाराजाओं का शासन था उस समय वो किसी से भी बिना पैसों के बेगारी करवा सकते थे, तो इसे कहते थे बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक, दादागिरी से किसी को काम करने के लिए मजबूर करना, बलपूर्वक। तो सरकार कभी नहीं कर सकती ऐसा। हां, सरकार को कुछ जगह पर छूट है कि भाई जब पूरे देश में ही अब समस्या हो, कोरोना जैसी स्थिति हो, कोरोना जैसी स्थिति में डॉक्टर को इस्तीफा या डॉक्टर नौकरी नहीं छोड़ सकता था, आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी सिचुएशन में डॉक्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, नर्सों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, उस दौरान वो छोड़ नहीं सकते थे। अब वो कहेंगे कि हमारा आर्टिकल 23 के तहत हनन हो रहा है, तो ये अधिकार, एक भाई परिस्थितियां ऐसी है, क्या करे। तो बलात् श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक श्रम, और दुर्व्यापार मतलब मानव की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती हमारे देश में। किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और इस प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिबंधित है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसे आपने देख लिया, ऐसा कोरोना में हुआ था। अभी ऐसी सिचुएशन कोरोना के काल में हो गई थी।
कोरोना के काल में हो गई थी। फिर आते हैं आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाने मतलब जो माइंस होती है या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों पर या किसी भी प्रकार के माइंस में या किसी भी रिस्क वाले काम में नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से यह अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए नागरिकों को और समाज के लोगों को ही जागरूक करना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा इस कानून को और विस्तारित करते हुए या इस अधिकार को थोड़ा सा प्रचारित रूप में करना चाहिए। आर्टिकल 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, स्वतंत्रता है। 26, इसीलिए भारत को पंथ निरपेक्ष कहते हैं हम, इसी के आधार पर पंथ निरपेक्ष। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थान स्थापित करना, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की धर्मशाला खोलनी है, मंदिर बनाना है, मदरसा बनाना है, मस्जिद बनानी है, इसकी स्वतंत्रता है और यह आपके पास अधिकार रहेगा। आर्टिकल 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। जरा ध्यान से सुनना। आप में से कई लोगों ने मुझे 1-2 बार कमेंट्स किए थे जब मैं किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा था। कुछ लोगों ने कहा था कि सर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जितना पैसा आता है वो पूरा पैसा अस्पतालों को बनाने में लगा दिया जाए तो कितना बढ़िया हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं कर सकती सरकार? ये आर्टिकल 27 ये वो आर्टिकल है जो इस प्रकार की किसी कार्रवाई को करने की अनुमति नहीं मिलता। जैसे आप में से कई लोग कहते हैं सर उन पर टैक्स क्यों नहीं लगता है जो मंदिरों में दान जा रहा है, जो मस्जिदों में दान जा रहा है, जो गुरुद्वारों में दान जाता है उस पर क्यों नहीं लगता है? तो ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल 27। यहां एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां एक और महत्वपूर्ण बात, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जो भी धार्मिक संस्थान है उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और जिन जिन अच्छे अच्छे धार्मिक संस्थानों ने अपने अस्पताल बनाए हैं, बेहतर तरीके से मुफ्त में सुविधाएं दे रही है ना, उनको सम्मानित किया जाए और नागरिकों के द्वारा उन संस्थानों का एक तरीके से मार्केटिंग किया जाए। अपने आप प्रचलन में आ जाएगा और अपने आप ये आर्टिकल 27 बगैर हटाए हम उपयोग कर पाएंगे। 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनना, जो भी शिक्षा संस्थानों को सरकार पैसा देती है, सरकार चलाती है, सरकार के द्वारा वह संपोषित है, जिन्हें सरकारी स्कूल कहते हैं, वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार की नहीं। याद करिए मध्य प्रदेश में सरकार ने सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया था, कई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि भाई ये व्यायाम है, ये किसी भगवान की आराधना नहीं है बल्कि ये व्यायाम है और व्यायाम कराने की तो सरकार के पास स्वास्थ्यता के लिए ये तो जिम्मेदारी है, वो अनुमति मिली थी। तो याद रखिएगा कि राज्य धार्मिक शिक्षाएं नहीं कर सकता। फिर आप कहेंगे सर प्राइवेट शिक्षाओं में किया जा सकता है, जैसे हमारे देश में सरस्वती शिशु मंदिर है, हमारे देश में क्रिश्चियन लोगों के भी स्कूल हैं, हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के भी स्कूल हैं, तो वहां पर अपने अपने जो है। बट अब आप कहेंगे सर कई सारे सरकारी मुस्लिम स्कूल हैं, तो याद रखना अल्पसंख्यक लोगों को मदद करेगी सरकार कि वह अपने चीजों को बनाए रख सके, उनको एक सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि वही देश वही शासन अच्छा है जहां एक सिंगल व्यक्ति को भी पूर्ण रूप से सुरक्षा का भाव मिले। क्योंकि अगर हम एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हम भी तो जंगल राज में हो गए, जिसकी ताकत, जिसका बहुसंख्यक, उसकी बात चलती है। पर हम एक सभ्य लोग हैं, हम एक सुशिक्षित समाज के लोग हैं, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण तरीके से वही सुरक्षा का भाव लगे जो एक बलशाली को लग रहा है, उतना कमजोर को। ठीक है, मेरी बातें आदर्शवादी लगेगी, लेकिन ये होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो राज्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, नहीं हो पा रहा है तो फिर हम नहीं कह सकते। ध्यान से सुनना,
राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा था कि हमने ये कोई कंपलसरी नहीं किया है, जिनको करना है वो कर सकते हैं। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अब यहां आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां कुछ लोग ये सोचते हैं कि सरकार ऐसा भेदभाव क्यों करती है। ध्यान से सुनना, मैं कितना आप लोगों को समझा पाया मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। बुरा भी करोगे कमेंट्स तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं एक शिक्षक होने के नाते। जैसे एक पिता है और उस पिता के 4 बेटे हैं। अब मैं दिव्यांग नहीं कह रहा हूं, अब एक चारों बेटे में 3 काफी संपन्न हैं और एक बहुत गरीब है। तो राज्य का मतलब पिता उस बेटे को अपनी अधिक संपत्ति दे सकता है बराबरी के लिए, ऐसा कर सकता है। तो अल्पसंख्यक का मतलब कि पूरे समुदाय में उनके लोग कम बच गए हैं, तो उनके लोग कम है भाई, तो उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी है। वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये भेदभाव नहीं है। जैसे आप में से कई लोगों जब नया नया पढ़ते होंगे तो लगेगा कि भेदभाव है, लेकिन जब आप हर चीज को बारीकी से समझ जाएंगे, आप एक सभ्य समाज की परिभाषा समझ पाएंगे, आप एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक को समझ पाएंगे, तब आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल ये सरकार का कर्तव्य है कि हर कम से कम आबादी वाले लोगों को भी उतनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी और हर एक धर्म को यह अधिकार है, हर एक धर्म को, पर वो अल्पसंख्यक होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर हिंदुओं को नहीं है, तो उनको ऑलरेडी है, क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, तो वो अपने अनुसार भी चला सकते हैं, लेकिन राज्य वहां मदद नहीं करेगा। राज्य यहां मदद करेगा, अधिकार सबको है, लेकिन राज्य इनकी मदद करेगा, बहुसंख्यक की मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक शक्ति की मदद करना शक्ति का कर्तव्य नहीं होता है, कमजोर की मदद करना शक्ति का कर्तव्य होता है। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्याख्याएं शामिल कराई है, ऐसी व्याख्याओं को जगह दी है। आर्टिकल 32 और 226 आप कहेंगे सर एक साथ क्यों? क्योंकि एक है सुप्रीम कोर्ट का, एक है हाई कोर्ट का। जैसे 1236 वैसे 32-226 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन का अधिकार है और इसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है। यही रिट 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पेश नहीं किया गया, याद करिए जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, फिर भी पेश नहीं किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जारी कर दिया कि उसे मेरे सामने पेश करो, व्यक्ति को पेश करो। परम आदेश सुप्रीम कोर्ट कर रही है, मेरा ये आदेश है, इसे करना होगा तुम्हें अभी। प्रतिषेध लेख, निचली अदालत से कहा चुपचाप बैठो, इस पर बात मत करना तुम लोग। उत्प्रेषण, उस मामले को मेरे पास भेजो, निचली अदालत को कहेगा। अधिकार प्रक्षालेख, सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर सकती है कि आप किस आधार, किस अधिकार के बलबूते इस पद पर बैठे हैं, क्या आप पूरे नियमों का पालन कर पाते हैं कि बगैर नियमों के पालन के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो ये 5 रिट है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 पर, वही बात, राज्य की परिभाषा। यहां से शुरू होते हैं नीति निर्देशक तत्व। यह शब्द क्या है भाई? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एक्चुअली पहले हमने क्या बताया कि हमारा भूभाग क्या होगा, फिर हमने बताया कि हमारे नागरिक कौन होंगे, हमने बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। अब बात आ रही है शासन को बताने की। शासन को हम बता रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। पर यहां मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं,
एक कहानी याद रखना आप मेरी जिंदगी भर के लिए, और ये पॉइंट आपको बहुत मदद करेगा हवाबाजी करने में। देखो, जनरली अधिकार के बाद कर्तव्य जोड़े जाते हैं, तो नागरिक के अधिकार थे तो नागरिक के कर्तव्य, मतलब 35 में जोड़े जाने चाहिए थे कर्तव्य, लेकिन कर्तव्य 51 में जोड़े गए। क्यों भाई? कर्तव्य को जोड़ने का वही जगह क्यों मिला, यहां क्यों नहीं जोड़े जा रहे? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअली ये बात संविधान सभा में जब अधिकारों पर चर्चाएं होने लगी तो कई सारे नेताओं ने कहा और अधिकार दीजिए, तो बहुत कम अधिकार हैं, और अधिकार और अधिकार और अधिकार और अधिकार बहुत हो गए। फिर शासन चलाने का अनुभव जिनके पास था, संविधान सभा में वे लोग भी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई अगर आप नागरिकों को इतने 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 अधिकार दे दोगे तो नागरिक इतना मजबूत हो जाएगा कि शासनकर्ता शासन कुछ भी निर्णय लेगा तो नागरिक कहेगा मेरा यह अधिकार छीन लिया आपने, तो शासन चलेगा कैसे? इतने अधिकार मत दो। तब कहा कि फिर ऐसा करते हैं, अभी जो जरूरी अधिकार हैं पहले उन्हें अधिकारों में डाल देते हैं, और जो अधिकार भविष्य में देने चाहिए, जैसे जैसे शासन के पास ऑप्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ और अधिकार मिलेंगे, तो उसको डाल दिया कि ये नैतिक कर्तव्य है कि सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। मतलब ध्यान से सुनना, मैं कहानी बता दे रहा हूं फिर से। मतलब संविधान की एक किताब है, इमेजिन करिए संविधान की किताब है और उससे एक प्रकाश निकला, ये प्रकाश ने उस नागरिक को सुरक्षा दे दी, ये हो गया मूल अधिकार। अब और अधिकार देने वाले थे, तो संविधान ने क्या कहा सरकार को कि देखो भाई तुम भी इसको ये चीजें देने की कोशिश करना, ये चीजें देने की कोशिश करना। तो धीमे धीमे हमारे कई सारे नीति निर्देशक तत्व धीमे धीमे अधिकारों में आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षा का अधिकार मिला है वो कभी नीति निर्देशक तत्व होता था, जो संघ बनाने का अधिकार मिला है वो कभी नीति निर्देशक तत्व होता था। तो डायरेक्टली इसे अधिकार के रूप में न देकर सरकार से कहा कि तुम ऐसा करना, और इसीलिए अधिकार खत्म कहां हुए? एक तरीके से 51 पर, और इसीलिए कर्तव्यों को अधिकार के बाद जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार के अधिकार हैं नागरिकों के। ध्यान से सुनना, फिर मुझे आलोचना मत करना कि मास्टर मधुकर सर तो पढ़ाते कि नीति निर्देशक तत्व भी अधिकार है। पहले ध्यान से सुनना, एक प्रकार के अधिकार हैं लेकिन वो दिए नहीं गए, वो राज्य को बताए गए और कहा गया कि राज्य तुम ऐसा करना, इसलिए राज्यों के कर्तव्य के रूप में उसे जोड़ा गया। और ये जो प्रायोरिटी वाले थे इनको कहा गया कि देना ही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर कोई ना दे तो इसको बताना कि देना पड़ेगा आपको इसे अधिकार। तो वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और माना जाता है कि वो अधिकारों का ही हिस्सा हैं, पर उसे उस जमाने में जब हम संविधान निर्माण कर रहे थे उस जमाने में उपलब्ध नहीं करा सकते थे, और इसलिए उसे नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ दिया। तो थोड़ा बारीकी से ध्यान से समझते चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 36 में फिर से वही राज्य की बात बताइए कि राज्य के कर्तव्य बताने जा रहे हैं। तो भाई राज्य का मतलब कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और कर्मचारी, आप लोग, आपके कर्तव्य रहेंगे ये। पहला आर्टिकल 37 एक और बात बता दी इन्होंने, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, नैतिक रूप से बाध्यकारी है, नैतिक रूप से जरूरी है। फिर आर्टिकल 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि भाई सामाजिक आर्थिक कल्याण, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। यह एक पॉइंट 38 क्या कहता है? देखो अधिकार जो है ना वो राजनीतिक होते रियल में। राजनीतिक कैसे? मतलब कि वो जो राजा की जैसे शक्ति रख रहा है वो हमारा नुकसान कर सकता है, तो हमें सुरक्षा चाहिए। फिर ये क्या है? जो राजा के जैसे शक्ति वाला व्यक्ति है वो हमें भला करने के लिए, समानता लाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने का काम करेगा। मतलब ये उसके नैतिक कर्तव्य जो सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर गौर करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक पहलू पर गौर करते हैं और मूल अधिकार राजनीतिक पहलुओं पर गौर करते हैं। आर्टिकल 39 शुरुआत हो गई 39 की। महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर,
समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समरूप वितरण, ये समाजवादी विचार हैं। समाजवादी विचार है। इसमें मतलब जहां आय की विषमता होगी, सरकार विषमताओं को कम करने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र का विकास ज्यादा हुआ, फिर बिहार का विकास नहीं हो पाया, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर पैसा देगी ताकि उसका विकास हो सके, क्योंकि आय की विषमता को कम करने का नैतिक कर्तव्य राज्य का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, यहां प्रत्येक राज्य से जुड़े हुए व्यक्ति का है। तो सबको समान रूप से संसाधनों पर अधिकार मिलेंगे। 39A, सभी को समान और निशुल्क कानूनी सहायता, एक और नई चीज है, सभी को समान और निशुल्क कानूनी सहायता, क्योंकि अमीरों को तो कानून के द्वारा बचा लिया जाता है, लेकिन गरीब लोग, जिसमें विष्णु जैसे लोग हैं, उनको बचा नहीं पाई 20 साल पहले सरकार, क्योंकि सबको समान और निशुल्क कानूनी सहायता नहीं थी, लेकिन अब 39A के तहत देना जरूरी है। आर्टिकल 40 महात्मा गांधी जी के नाम पर याद रखना। गांधी जी कहते थे कि ग्राम पंचायतों के गठन हेतु सरकार प्रयास करेगी, राज्य प्रयास करेंगे, और इसी के तहत हमारे देश की सरकार ने 73 और 74 को लाया और कहा कि हमने अब इसको संविधान में भी शामिल करा दिया ताकि संवैधानिकता मिलने के बाद उसकी शक्ति मजबूत हो जाए। पहले वो था लेकिन वो विधायी था, संविधानिक नहीं था, उसका कानून था, लेकिन उस संविधान की किताब में उसे कोई स्थान नहीं था। तो 40 के तहत यह लाया गया। 41 कहता है राज्य काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे, बीमारी जैसे अभाव की दशा में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसीलिए तो राज्य पेंशन योजनाएं लाता है, दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग योजनाएं लाता है, कमजोर लोगों के लिए योजनाएं लाता है। तो बुढ़ापे में, बीमारी में, ऐसी सिचुएशन में पब्लिक सहायता करेगी सरकार, मुफ्त में इलाज करेगी। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना यही है, इसी से जुड़ी हुई। आर्टिकल 42 कार्य करने की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता। जहां पर भी कोई व्यक्ति रोजगार ले रहा है तो ऐसे दशाएं ना हो जहां रोजगार करना या काम करना दुष्कर हो, और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वहां राज्य का कर्तव्य है कि उस संस्था को दबाव डाले और कहे कि उनको सही सुविधाएं दीजिए, क्योंकि अगर सुविधाएं नहीं दोगे तो हम तुम्हें काम करने नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे नागरिक हैं जिन्होंने मुझे शासन की शक्ति सौंपी है। तो राज्य कार्य करने की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता के लिए भी दबाव डलवाएगा। आर्टिकल 13 न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और श्रमिकों के हित कैसे सुरक्षित होंगे भाई? जब श्रमिक निर्णय लेने की भूमिका में आएंगे। तो आर्टिकल 43A में जोड़ा, 43A में जोड़ा कि उद्योगों के प्रबंधन में, मतलब जो मैनेजमेंट होता है, पहले क्या होता था मैनेजमेंट में, जिनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन राज्य क्या करेगा, श्रमिकों के जो प्रतिनिधि होंगे उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराएगा, उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराएगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, जब राज्य संगठनों को, उद्योगों को, श्रमिकों को पार्टिसिपेट करने के लिए नीति निर्देशक तत्व बना सकता है, तो मेरा विचार है सरकार जिन भी क्षेत्र में जिन लोगों के लिए कानून बनाती है, क्या उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? अगर सरकार संगठनों को, उद्योगों को कहती है कि तुम्हारे मैनेजमेंट में श्रमिक भी रहेंगे कि तुम क्या निर्णय ले रहे हो, तो क्या शासन के निर्णय लेने में जिन लोगों के लिए निर्णय लिया जा रहा है उनके प्रतिनिधि नहीं शामिल होने चाहिए? इस पर गौर करिएगा। 44, ये तो मैंने आपको याद रखने की ट्रिक्स बताई थी। 4-4 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब सबके लिए विवाह के, संपत्ति के कई सारे कानून समान। जैसे हमारे देश में धर्म के आधार पर कानून बदल जाते थे, लेकिन अब सरकार का कर्तव्य है, मतलब ये संविधान में लिखा है कि नैतिक कर्तव्य है, सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। संहिता मतलब कानून होने चाहिए कि जो सबको बराबर नजर से देखेंगे। समान नागरिक संहिता की बात आनी चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात आनी चाहिए। आर्टिकल 45
राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। इसे अब आर्टिकल 21A में भी डाल दिया है, बताया था मैंने आपको अभी। 46 समाज के कमजोर वर्ग SC ST के हितों की रक्षा करने की बात आएगी। कमजोर वर्गों की रक्षा 46। और आजादी वाला आर्टिकल याद रखना, आजादी वाला आर्टिकल, लोगों को पोषण उपलब्ध कराना। आजादी, आजादी वाला 1947 में आजादी मिली थी, पोषण उपलब्ध करवाना। हर नागरिक को इतना भोजन और इतने पोषक तत्व मिले कि वो अपना शरीर का विकास कर सके, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की। आप में से जो नए नए लोग तैयारी करते वो कहते सरकार यही देगी। जैसे आप लोग देखना, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कई बार आस पड़ोस के लोग देखना क्या करते हैं, मैं सुनते रहता हूं, कई बार वो ऐसा कहते हैं सरकार पागल हो गई है। मैंने कहा भाई क्यों? गरीबों को 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में सब दे रही हैं, तो क्या इससे वे लोग गरीब काम करेंगे? ऐसा सुना होगा आपने। भाई हमने सरकार क्यों बनाई? हम लोग शासन के लिए उनको शक्ति क्यों सौंप रहे हैं? क्यों राजाओं के शासन अच्छे नहीं थे? क्योंकि राजा अपनी मर्जी से सोचता था। हमने कहा कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग भोजन तक पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको भोजन मिले। नहीं तो मैंने देखा है कई बार वो कहते हैं अब तो गरीब लोग बहुत ही ज्यादा मुफ्त में अनाज खा लेते। भाई मुफ्त में अनाज खा रहे, तकलीफ हो रही है, मानव है वो, उसका हक बनता है, उसका अधिकार बनता है कि वह बेहतर पोषण को प्राप्त करें, और ये उसको राज्य का दायित्व है कि उसे वो उपलब्ध कराए। तो 48 कृषि और पशुपालन के लिए राज्य के दायित्व हैं कि कृषि और पशुपालन में क्रूरता को खत्म करने की बात है 48 में डाला गया है। ये बाद में डाला गया है 48A, ध्यान से सुन लेना। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, ये डाला गया था 42वें के में कि पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण होना चाहिए 1976 में। और ऐसा क्यों डाला गया होगा? कहानी याद करिए। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पहली बार विश्व के सारे देश पर्यावरण के लिए जुड़े थे, तो हमारी सरकार ने बगैर किसी देरी के 48A में डाल दिया कि सरकार का दायित्व है पर्यावरण का संरक्षण करना। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, मैंने आपको बताया थे इस दुनिया में 7 अजूबे, तो 7 का स्क्वायर 49 मतलब आर्टिकल 49 कहता है कि स्मारकों को संरक्षित करना है। और आर्टिकल 50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेगी। सरकार के दायित्व कुछ और करेगा, न्यायपालिका कुछ और। ध्यान से सुनना। आप कहेंगे सर ये क्या बात है? भाई राजा को याद करो, राजा को, राजा कौन? वही कानून बनाएगा, वही काम करेगा, वही न्याय करेगा। एक ही व्यक्ति के पास तीनों ताकत थी। जरा कमेंट्स करना तेजी से, देखो मैं कितने लाल लालियों को मेरी बातें याद हैं। एक कमेंट्स करना तेजी से जरा। ऐसा कौन महान शख्स था जो अमेरिका का चिंतक था? उसका कहना है कि तानाशाही तब जन्म लेती है जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक ही व्यक्ति के पास होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेगी। भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका, किसी को नाम याद आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात जो कही गई है, इसे आपको याद रखना है 50-50 के तहत। और 51 गुरु दक्षिणा है। भाई ये दक्षिणा इसलिए दी जाती है ताकि मन की शांति प्राप्त हो सके। दक्षिणा दान का एक बढ़िया सिंबल, तो हमने दान 51 दान क्यों करते? शांति के लिए। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने तो राज्य हमेशा प्रयास करेगा। और इसके बाद जैसे ही खत्म होता है ये, फिर मूल कर्तव्य आ जाते हैं 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत 51A में मूल कर्तव्य। 51A में पहले 10 थे, अब 11 हो गए, जिसमें कर्तव्य जोड़ दिया बच्चों की शिक्षा वाला। तो शिक्षा वाला 21A में भी है, शिक्षा वाला अभी हमने जैसे देखा था, उसके बाद 51A में भी है। शिक्षा वाली की जैसे मैंने आपको बात बताई थी, यहां पर 45, 21A और 51 में भी है,
कर्तव्य के रूप में, तो तीनों में शिक्षा की बातचीत है। 51A के तहत कर्तव्य जोड़े गए हैं। फिर 53 पर आते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ध्यान से देखना, संविधान लिखने वालों ने क्या किया, पहले बताया कि कौन सा क्षेत्र है, फिर संविधान लिखने वालों ने क्या बताया कि इसमें कौन रहेगा, किसे आप नागरिक कहोगे, फिर कहा कि इसको क्या सुरक्षा रहेगी, फिर कहा कि ये जो सरकार है ये क्या काम करेगी, फिर कहा कि ये जो नागरिक है इसके कर्तव्य क्या रहेंगे। अब बताने जा रही है संविधान लिखने वाले कि अब शासन में कौन रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई शासन में एक व्यक्ति रहेगा जिसका नाम आप कहेंगे राष्ट्रपति। हमने कहा फिर ये राष्ट्रपति क्या करेगा, तो राष्ट्रपति बोले कुछ नहीं करेगा, उनके पास एक टीम रहेगी, उस टीम के अनुसार वो काम करेंगे। और इसी के बाद हमने संसदीय व्यवस्था की बात की। तो 53 में वो कहते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में रहेगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। शब्दों पर ध्यान देना, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, शब्द पर। और यही से संसदीय व्यवस्था जुड़ता है। आर्टिकल 21, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाना, दोनों सदनों के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव। 2/3 का मतलब, मैं जब भी 2/3 कहूं तो आप उसे विशेष बहुमत कह देना, विशेष बहुमत कह देना। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन विशेष बहुमत से तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। 61 ये कहता है। 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 53 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट। 71, अब सरकार ने क्या कहा, किताब लिखने वालों ने क्या कहा, ये जो शासन करने वाला व्यक्ति चुना जाएगा, अगर इसमें कोई झगड़ा हो जाए तो उसका निर्णय सबसे बड़ी अदालत में करना। केवल बड़ी अदालत में, निचली किसी अदालत में नहीं, केवल बड़ी अदालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया। आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी अदालत में। फिर आर्टिकल 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, माफ करने की ताकत दी गई है। आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की बात आएगी, वह किन्हीं को भी माफ कर सकते हैं। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। 74 पर गौर करना जरा, मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब यहां पर पता चला कि भाई वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक शक्ति किसी के पास है और नाम मात्र का ही वर्णन अभी तक कर रहे थे लिखने वाले, संविधान लिखने वाले। अब बताते हैं कि वास्तविक ताकत किस में रहेगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? देखो, हमें आदत पड़ गई थी। एक्चुअली हमारे देश में एक वाइसराय हुआ करता था और वाइसराय, वो जो सचिव रहता था ना, सचिव याद करो, उसके अनुसार काम करता था उधर से। और यहां पर भी हमारी सरकारें होती थी, उनके अनुसार वो गवर्नर काम करता था। तो हमें इसके बारे में जानकारी थी, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भाई जो सिस्टम हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। बस यहां वाइसराय की जगह राष्ट्रपति हो जाएगा और जो मंत्री परिषद रहेगी केवल उनकी बात सुनेंगे, ऊपर वाला किसी अन्य देश की नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब हम संप्रभु हो गए, आजाद हो गए। यहां से बात आती है संसदीय व्यवस्था, इसी के अनुसार कहते हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किंतु सिर्फ एक बार मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद जो कहेगा वो उसे मानना जरूरी है, लेकिन अगर किसी जगह उन्हें लगता है तो कह सकते हैं कि एक बार फिर सोच लो, क्या यह करना जरूरी है? एक बार, मतलब एक बार का मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार, जो भी वो निर्णय कह रहे उसको एक बार वापस लौटा सकते हैं। आर्टिकल 76 और 165, भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये सरकार का वकील है भाई, ये सरकार का वकील है, सरकार का वकील है। जब भी तुम किसी को कहते हो ना कि ये तुम्हारा वकील है, तो अब उसको वकील ना क्या करो, महान्यायवादी, थोड़ा सा बड़ा याद रखने में आसान जाएगी, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 सरकार मतलब केंद्र सरकार के लिए, और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राज्यों के लिए रहेगा, मतलब राज्य सरकार का भी वकील होगा। एक मूवी आपने देखी होगी, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन जल्दी हो पाएगा, नायक,
उस नायक में मुख्यमंत्री के साथ एक वकील रहता है, बुजुर्ग जो अंग्रेजी बोलता है, मुख्यमंत्री कहता है हिंदी में बताओ, तो वो महाधिवक्ता राज्यों का रहेगा, वैसे केंद्र का होता है। वो दिखाया थोड़ा सा गंदा है, बट बहुत अच्छी तरह से बातचीत चलती है यहां पर। जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देगा। 79 संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति रहेंगे। संसद में ये तीनों लोग रहते हैं, ये हमें 79 से पता चलता है कि 79 के अकॉर्डिंग ये तीनों लोग मिलकर संसद का निर्माण करेंगे। फिर 89 उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति रहेगा। सर ये पदेन क्या होता है? पदेन का मतलब है जिसको चुनना नहीं है, जो उस पर आ गया वो बन गया। जो उपराष्ट्रपति में चुन लिया गया वो राज्यसभा के सभापति में चुन लिया गया, इसलिए कहते पदेन। जिसे उपराष्ट्रपति का पद मिल गया वो सभापति का पद प्राप्त कर लेगा। इसलिए आर्टिकल 89 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बेहतरीन आर्टिकल, आर्टिकल 100, संसद के सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा होगी। और इसीलिए आर्टिकल 100 को याद रखना है। शताब्दी वाला जो आर्टिकल, जिसे हम आर्टिकल 100 कह रहे हैं, ये कहता है संसद में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1/10 लोग, जिसे हम कहते कोरम। इंदिरा गांधी ने कहा था कोरम वोरम खत्म करिए, ये 42 में, बाद में नॉर्मल लाया गया था 44 संशोधन में। कोरम तो लगेगा, नहीं तो मालूम पड़ रहा है एक व्यक्ति लोकसभा में बैठ रहा है और पूरे कानून बना दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। कोरम तो होना ही चाहिए भाई। एक छोटी सी खबर फिर बता दूं कि 2022-23 के लिए फाउंडेशन बेच 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट पीटी और मेंस का बेच रहेगा। वापिस आते हैं, आर्टिकल 107, धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर्टिकल 107 कहता है कि धन विधेयक का मामला केवल लोकसभा के पास आएगा, केवल लोकसभा, बाकी आप राज्यसभा से भी प्रारंभ कर सकते हैं। आर्टिकल 108, संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक। अब ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनिएगा, कहानी समझा रहा हूं फिर से। भाई ये हमारे देश की बहुत बड़ी पंचायत है संसद। इसके 2 लोग हैं, एक चुनकर भेजे गए हैं और एक थोड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। अब मान लीजिए किसी मसले में बात ही नहीं बन रही है, तो उस मसले में हमने कहा बुद्धिजीवी लोगों और चुने हुए लोगों एक साथ आ जाओ, इसे कहते हैं संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में फिर निर्णय होता है। पर एक मेरी बात ध्यान से सुनना, सब हवाबाजी है संयुक्त बैठक। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे आप? मुझे एक बात बताओ, संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत होता है, संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत होता है। और लोकसभा में लगभग 550 545 है, मैं जानता हूं 550 लोग हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। दोनों को जरा जोड़ो तो मेरे लाल लालियों, 800। जीतने के लिए कितने चाहिए? 401 चाहिए। जीतने के लिए कितने चाहिए? 401 चाहिए। यही चाहिए ना, केवल यही लोग कह दे तो भी बन जाएगा। तो संयुक्त बैठक जरूर है, देखने के लिए संयुक्त बैठक है मेरे हिसाब से, तो बाकी तो पहले से ही तय है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 याद कैसे रखोगे? हमारे यहां पर बड़ा महत्व है 108, 1008। ऐसे जो बड़े बड़े साधु संतों को नहीं कहते 108 बाबा है, 1008 बाबा हैं, तो ऐसा ही 108। संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक शब्द पर गौर करना, संविधान संशोधन में बात नहीं आएगी, संविधान संशोधन में अलग अलग बात आएगी। तो 107 धन विधेयक के अलावा सभी किसी भी सदन में आ सकते हैं। 110 और 197 धन विधेयक की परिभाषा 110 के तहत केंद्र में और 197 के तहत लाल लालियो राज्य में परिभाषा तय की जाती है। और आर्टिकल 111 बड़ा फेमस, केवल मैं और मैं, वीटो पावर। पूरी कायनात कह रही है कि करना है और एक व्यक्ति कहे नहीं करना है, तब घटना न हो तो उसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मतलब जैसे मान लीजिए पूरे परिवार के लोग हैं, परिवार में 9 लोग कह रहे कि पार्टी के लिए जाना है, पर 10वां व्यक्ति मना कर रहा है और वो परिवार का
पैसे देने वाला व्यक्ति है पार्टी के लिए, तो वो वीटो पावर वाला व्यक्ति है। अकेले व्यक्ति ने सारा मतलब सिस्टम बिगाड़ देगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य, क्योंकि उनकी अनुमति से आया था। फिर आर्टिकल 112 और 202 बजट को कहा गया, लेकिन बजट शब्द नहीं हमारे संविधान में कहीं पर भी लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र वार्षिक वित्तीय विवरण और राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 और 213, 1 2 3 2 1 3, 1 2 3 मतलब केंद्र के लिए और राज्य मतलब दूसरे से शुरू होगा, तो 2 1 3 2 1 3, 3 हमेशा ही पीछे रहता है, बस केंद्र और राज्य में देखना, इसे मैंने ऐसे याद रखा है। केंद्र में पहली शक्ति केंद्र की, फिर राज्य की, राज्य में पहली शक्ति राज्य की, फिर केंद्र की। 123 213, अगर कोई भी सदन, दोनों में से कोई एक सदन केंद्र में या दोनों ही सदन, और राज्य में तो विधानसभा, अगर विधान परिषद हो तो बात अलग है, कोई सदन ना हो तब भी प्रतिकूल परिस्थितियों में डायरेक्ट कानून बनाए जा सकते हैं। भाई वो पंचायत में कानून बनते हैं, संसद जिसे हम संसद कह रहे हैं, पूरे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत जिसे हम कह सकते हैं, वहां कानून बनते हैं कि यहां कौन सा कानून रहेगा, कौन सी चीजें जुड़ेगी, कौन सी हटेगी। तो वो बगैर उसके चर्चा के भी राष्ट्रपति महोदय केवल एक साइन पर कानून बना सकते हैं, पर वो 6 महीने चलेगा, 6 महीने के अंदर उसे प्रूव करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो रद्द हो जाता है। वैसे ही राज्य में भी बातचीत आएगी। 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 124 कोर्ट का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी कोलेजियम के द्वारा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मतलब यही है कोलेजियम। और 99वां संविधान संशोधन रद्द किया, इसके लिए था न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो यहां पर चेंज कर दिया था उन्होंने कि मुख्य न्यायाधीश की जगह पर लाइन लिख दी थी मोदी सरकार ने, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के परामर्श से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, बोले बकवास है ये ऐसा ही चलेगा, मुझसे ही परामर्श करना होगा, कोई राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नहीं रहेगा। 124 याद रखना। 129 सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए निर्णय पूरे भारत में मान्य होंगे और एक प्रकार से कानून होंगे। कानून बनाने की ताकत भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, लाल लालियो। कानून बनाने की भी ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब उसने जो बोल दिया तो कानून बन गया। जैसे 377 आईपीसी की धारा, अब अपराध नहीं रहेगी, खत्म हो गया कानून। याद करिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को रद्द किया था। जरा तेजी से कमेंट्स करना, आईटी एक्ट की कौन सी धारा को रद्द कर दिया गया था। फिर आर्टिकल 131 केंद्र तथा राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों के लिए लिख दिया है। संविधान निर्माताओं ने लिख दिया 131 के तहत कि अगर ये जो ऊपर की सरकार और नीचे की सरकार में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा केवल एक ही व्यक्ति सुधार सकता है और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट को ताकत है कि उनके बीच के विवादों को समाप्त कर सके। 136 संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल, अन्य किसी भी प्रकार के मामले में जो देश के किसी भी न्यायालय में लंबित हो, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि अगर कहीं मामला हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। यह आपने देखा होगा कई बार जब हीरो, हीरोइन, बड़े बड़े लोगों के जो केस होते हैं, वो मामला नीचे वहीं पर था पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। किसके तहत? यहां पर 136 के तहत। 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ये जनाब है सीए। हमारे जैसे हर एक व्यक्ति के सीए होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उनकी सारी देखरेख करते हैं। तो सरकार का जो सीए है, सरकार मतलब पूरे भारत देश का ऑडिटिंग करने वाला नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सब कुछ चेक करेगा। सरकार जो बजट बता रही है, सरकार ने जो खर्चा किया है, सरकार के जितने कागज हैं, सबकी जांच पड़ताल करने का अधिकार है इसके पास। 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा।
153 के तहत कहा है राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में थी या राज्यपाल में निहित रहेगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर होगी। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ध्यान से सुनना, ऐसा इसी जगह पर लिखा है केवल, नहीं तो हर जगह 2 चीजें लिखी है, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पर यहां संविधान निर्माताओं ने बड़ा अद्भुत गेम खेला है, यहां दोनों चीज लिख दी कि 5 साल का होगा। पहले तो एक बार कह रहे 5 साल का होगा, फिर कहते हैं कि नहीं, किंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि भाई तुम्हारा 5 साल फिक्स है, पर दूसरे बार में कह देते कि राष्ट्रपति का मूड हुआ तो तुम्हें हटा सकता है। ये ड्यूअल नेचर है यहां पर। ये थोड़ा आर्टिकल याद रखना, 156 इकलौता आर्टिकल है जिसमें दोनों बातें बता दी हैं हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने। आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, किंतु वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। हालांकि मृत्युदंड को वह आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, पर वो माफ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड माफ करने की तो केवल एक व्यक्ति के पास ताकत है, और वो है राष्ट्रपति। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा, जैसे हमारे केंद्र में था। हालांकि संविधान में नहीं लिखा है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा जैसे राष्ट्रपति। यहां भी एक ध्यान से सुनना, 163 झगड़े का कारण, कई जगह पर राज्यपाल नहीं मानते, वो अपनी ही चलाते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाता मंत्री, मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि संविधान में अनिवार्य ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है कई बार और कहता है कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, जैसे दिल्ली वाला केस याद करो। तो 163 में यहां थोड़ी सी राज्यों को शक्ति मिलनी चाहिए थी, और यहां लिखना चाहिए था कि वो अनिवार्य हो, ताकि राज्य सरकारें सही तरीके से काम कर सके। 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, किंतु राज्य विधानसभा के अनुरोध पर संसद दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का गठन कर सकती है। पर याद रखना, जो राज्य विधानसभा अनुरोध करेगा संसद उन्हीं के लिए बनाएगी। 168 के तहत पहले राज्य को रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे राज्य में हम 2-2 सदन चाहते हैं, उसे बनवा दीजिए। 189 राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य का कम से कम 10वां भाग, जो हमारा 100वां आर्टिकल है, जो केंद्र के संसद पर लगता है, वो राज्य के विधानसभा में 189 नंबर वाला लगता है, 189 नंबर वाला। आर्टिकल 200 दूसरी सेंचुरी, राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ज्यादा पावर है यहां पर राज्यपाल के पास, 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए तो है ही नहीं, तो वहां ब्रैकेट में लिखा है जिन जगहों पर सरकार को लगता है कि 2-2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट रहेगा वहां है, जैसे पंजाब हरियाणा एक ही हाई कोर्ट है भाई, तो जनरली 214 में है कि भाई हर एक के लिए एक हाई कोर्ट रहेगा। 215 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ध्यान से सुन लेना, ये सुप्रीम कोर्ट का तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जज रहेगा, जस्टिस रहेगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल को केवल निचली अदालतों के अधिकार होते हैं, निचली अदालतों के अधिकार होते हैं। 243 भाग 9 पंचायतें, 73वां संविधान संशोधन 93, 11वीं अनुसूची 29 विषय, तो भाग 9 आया, इसमें 11वीं अनुसूची आई। भाग 10 नगर पालिका 74 संविधान संशोधन अधिनियम, 12वीं अनुसूची 18 विषय। 243 ए से लेकर ओ और 243 पी से लेकर जेड तक है, जेड ए फिर आगे भी बढ़ते चला जाता है। 243
केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन। ये 246 याद करिए, बहुत पढ़ाया है मैंने। केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का वितरण है, जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 246। 248, अवशिष्ट सूची के विषय पर सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 1935 के अधिनियम में आपको मैं बता दूं कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी उस दौर में वो वाइस राय के पास थी। 248 के बाद वो अवशिष्ट सूची के विषय पर संसद को ताकत दी गई है। सॉरी, राज्यों को थी यहां पर अवशिष्ट शक्तियां, लेकिन यहां पर ये संसद को अधिकार दिए गए। संसद को। अवशिष्ट मतलब ये क्या होता है सर? भाई आने वाले समय में कई और विषय खुलेंगे, जैसे 1980 में कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कानून नहीं था, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका कानून कौन बनाएगा? संसद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, उसका कानून कौन बनाएगी? संसद। रोबोटिक्स आएगी, उसका कानून कौन बनाएगी? संसद। हो सकता है आने वाले समय में कोई नए ग्रह के लोग आ जाए, फिर उसके लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। हो सकता है आने वाले समय में कोई नया विषय आ जाए, उसके लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। पर्यावरण जैसा विषय, संसद। तो जहां जहां पर भी लगता है कि कोई नई चीज आ जाएगी, वो संसद। 248, आर्टिकल 250, संवैधानिक आपातकाल में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना देगी। जब आपातकाल होगा, या तो 352 या 356। 252 अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। यहां एक बात बताऊंगा मैं, यूट्यूब पर सर्च करना, सुषमा स्वराज का एक भाषण है 2008-9 का, काफी अच्छा है, जिसमें वो 252 और 253 बताती है। 252 के तहत जानबूझकर केंद्र सरकार कई कानून 252 के तहत बनाती है। और क्यों बनाती है? क्योंकि उसके बहाने उसे राज्य के शक्ति को छीनने का मौका मिल जाता है। 253 में क्या लिखा गया कि अगर राज्य चाहेंगे तो वह केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे, पर जब 252 के तहत होता है तो सब राज्यों को मानना पड़ेगा। 253 के तहत होगा तो जिन राज्यों ने मांग की होगी वही मानने पड़ेंगे। कई बार 252 253 पर संसद में झगड़े होते हैं। भाई ध्यान से सुन लेना, 252 के तहत केंद्र सरकार दिमाग लगाती है, भाई मुझे अंतरराष्ट्रीय ध्यान देना, इसलिए इसके तहत मैं उस विषय पर भी कानून बना रहा हूं जो तुम्हारा था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून पालन करना है। 253 में कहा है कि अगर वो राज्य कहेंगे तो बात आएगी। यहां एक आर्टिकल मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखिएगा, कौन से आर्टिकल के तहत राज्यसभा को सिविल सेवा की तैयारी के लिए बातचीत होती है? जरा आर्टिकल कमेंट्स करना। 2 ऐसे आर्टिकल जो राज्यसभा को ज्यादा शक्ति देते हैं लोकसभा की तुलना में। 252, फिर 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। जब भी नदियों का झगड़ा होगा, नदी जल विवाद होगा, जब भी नदियों के विवाद होंगे तो संसद कानून बनाकर उसकी व्यवस्था करेगी। संसद इस प्रकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। ध्यान से सुनना जरा इसे, केंद्र और राज्य में झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नदी विवादों में सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कुछ भी। ध्यान से सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को यहां इन्वॉल्व नहीं किया है नदी विवादों में, बल्कि संसद क्या करेगी? नदी विवाद प्राधिकरण बनाएगी, संसद व्यवस्था करेगी विवादों को सुलझाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है इसमें। 262, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद बनाएगा, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण करेगा, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण करेगा। मतलब जैसे 4-4 राज्य, 5-5 राज्य एक ग्रुप बना लेंगे। आर्टिकल 266, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा, राज्य की संचित निधि, राज्य का लोक लेखा। ध्यान से सुनना जरा इधर। 266 ये क्या है? संविधान निर्माताओं ने कहा हमारे देश की सरकार जितना पैसा कमाएगी उसका खजाना है, ये खजाने का नंबर है 266। इसके तहत 2 पेटियां हैं, एक तो संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड है और भारत का पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट वो होता है जिसमें सरकार को बाद में पैसा लौटाना होता है, जैसे पीएफ का पैसा, और बाद में जितना भी पैसा है सब इसी में आता है। सबसे बड़ा खजाना है।
अब खजाने का मतलब ऐसा मत सोचना कि संसद के नीचे तय खाना होगा, पेटियां भरी होगी, नहीं, ये बैंकों में खाते हैं और ये संचित निधि के नाम से खाते होंगे। तो ये संचित कंसोलिडेट फंड होता है भारत सरकार का, जिसके आधार पर सरकार खर्च करती है। राष्ट्रपति के दिन भारत की आकस्मिक निधि और राज्यपाल के दिन राज्य की आकस्मिक निधि होती है। एक कंसिस्टेंसी फंड होता है, कहीं इमरजेंसी आ जाए तो भाई उसमें क्या होता है कि इसमें आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। विनियोग विधेयक लाओगे तब सरकार को अनुमति मिलती है पैसा निकालने की, पर कभी कभी इमरजेंसी है, डायरेक्ट पैसा चाहिए, तो ये कंसिस्टेंसी फंड है, आकस्मिक निधि है, उससे चल जाएगा। आर्टिकल 280, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। केंद्र और राज्य में जब भी पैसों के झगड़े होंगे तो वो इसके तहत सुलझाए जाते हैं, इसके तहत सुलझाए जाएंगे, इसके तहत समाप्त किए जाएंगे। वित्त आयोग 5 साल के लिए बनता है और वो फाइनेंस से जुड़े हुए केंद्र राज्य के झगड़े दूर करता है। आर्टिकल 301, समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र और निर्बाध रूप से होगा। यह आर्टिकल 301 का मतलब है कि पूरे भारत में आप व्यापार और वाणिज्य जब भी कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 309, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में 309 कहता है। 312 बड़ा फेमस, राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है या विद्यमान अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर सकती है। 312, यहां पर राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। संविधान संशोधन यहां लोकसभा और राज्यसभा बराबरी में होती है, लोकसभा और राज्यसभा बराबरी में होती है। धन विधेयक, यहां पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से कम होती है। 324 के तहत हमारे देश में चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 325, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल करने हेतु वंचित नहीं किया जा सकता है। यही है हमारे देश में गणतंत्र। सभी लोग बराबर होते हैं निर्वाचन सूची में। गणतंत्र का मतलब राष्ट्रपति है, जन्मजात मालिक नहीं रहेगा कोई, वो तो है ही, लेकिन यह भी गणतंत्र का हिस्सा है कि सभी लोग बराबरी में हैं। जैसे ब्रिटेन में राजा को कुछ विशेष अधिकार है, हमारे यहां ऐसा किसी को नहीं, सब बराबरी में। 326, लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे 18 वर्ष की आयु में। पहले 21 था, फिर 18 किया गया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में जरा संविधान संशोधन बताना, किस संविधान संशोधन में 21 की जगह 18 वर्ष किया गया। आर्टिकल 330, एससी एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं। एससी एसटी के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित है। महिलाओं का अभी तक विधेयक पारित नहीं हुआ है। 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग, ओरिजिनली 338, फिर बाद में उसको अलग किया गया और एसटी आयोग भी बनाया गया, एसटी आयोग भी बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग। और अभी पिछले साल पिछड़ा वर्ग भी जोड़ा गया, 338 का पिछड़े वर्ग आयोग को भी जोड़ा है। 343, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, देवनागरी लिपि होगी और अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। मतलब क ख ग घ देवनागरी लिपि, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं चलेगी, हिंदी वाली संख्याएं नहीं चलती है सरकार में। तो राजभाषा है, राजभाषा का मतलब होता है जो कि सरकार के शासन में यूज की जा सकती है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जो पूरे भूगोल, पूरे उस क्षेत्र में बोली जाती है। 352, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है।
44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति खत्म कर दी गई। अब सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, प्रधानमंत्री कहे चलेगा नहीं, लिखित सिफारिश होनी चाहिए। संसद द्वारा 1 महीने के भीतर, पहले 2 महीने था, 1 महीने के भीतर संसद की लोकसभा और राज्यसभा बहुमत के साथ उसका समर्थन करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। ये आपातकाल के अनुभव के आधार पर किया, क्योंकि जब यह आपातकाल लागू हुआ था बहुत दयनीय स्थिति थी, इसलिए 44वें संविधान संशोधन में बहुत बदलाव किया। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से समर्थन होना चाहिए। 356 राष्ट्रपति को खुद महसूस हो, राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से यह लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य की पूरी सरकार को कहे कि तुम चुप बैठो, अब हम सरकार चलाएंगे वहां की, तो उसे कहेंगे राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो गया। 352 में राष्ट्रपति शासन नहीं कहते, आपातकाल कहते हैं। 356 के तहत जब भी बात आएगी तो राष्ट्रपति शासन कहलाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रपति वहां सब कुछ निर्णय लेगा। 365 केंद्र का दायित्व है कि वो प्रत्येक राज्य सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन सुनिश्चित कराए। 365 के तहत केंद्र का कर्तव्य है कि वो देखें संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही कोई राज्य सरकार, और कर रही हो तो 356 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश करे। 368 संविधान संशोधन विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब 2/3, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य मतलब 50% राज्य, मिनिमम 50%। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है लाल लालियो। और इसी के साथ अनाउंसमेंट फिर कर दे रहा हूं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन बैच की बेहतरीन शुरुआत हो रही है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की कक्षा कैसे लगी, मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो जाए, सारे, इसलिए लगभग सारे आर्टिकल इसमें कवर हो गए हैं। बाकी सभी आप लोगों का धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात बिल्कुल भावनात्मक रूप से कहना चाहूंगा, जब मैंने क्लास की शुरुआत की तो 64 लाइक और 8 डिसलाइक थे। मुझे ऐसा लगा किसी ने भेज दिए होंगे, पर आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है, आप लोगों का जो प्रेम रहता है, वो मुझे इतना ऊर्जावान कर देता है कि मैंने तब तक काम शुरू किया जब तक कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत ढंग से निपटाया डिसलाइक करने वालों को कि 1% से भी कम कर दिया। उसके लिए सच में आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी हम लगातार इस पर और बेहतरीन काम करते चलेंगे। कल लाल लालियो 12 बजे सुपर 30 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सुपर 30 क्वेश्चन। कल दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे इस पर क्लास लेंगे सुपर 30 की। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।